हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आनंद में हैं? एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज हमारे और आपके इस प्यारे से पढ़ाई लिखाई के चैनल में। और आपने अब तक 5 वीडियो देखा होगा प्रकाश चैप्टर से संबंधित, और उसमें कई चीज़ों को आप अब तक में सीख गए होंगे। कल आपने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखा था, और आज हम लोगों को जानना है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उससे पहले अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है जान लीजिए। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये बात भी पूछा जाता है कि बताइए अवतल दर्पण में यह वस्तु जो है अगर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और आपको इनका किरण आरेख बना करके भी दर्शाना पड़ सकता है। तो इसका पूरी तरह से आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिए वो। और अवतल दर्पण का उपयोग सुन लीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग ये नाई दाढ़ी बनाने में करते हैं, इससे उनको एक बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वह एक बड़े द्वारक का और बड़े फोकस दूरी का एक दर्पण रखते हैं, और जिससे उनको सुलभता होती है। डॉक्टर लोग एक लेंस, एक जो है दर्पण रखते हैं, उसके सहारे वे लोग आँख, नाक, गला, कान इन सब चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। सोलर भट्ठियों में प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग होता है। और किसी भी लाइट में कोई जो लाइट होता है, बाहरी प्रकाश का जो कृत्रिम प्रकाश का एक माध्यम होता है, कृत्रिम प्रकाश के माध्यम में अगर टेबल लैंप है आपका और पूरे प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित करना है तो एक जगह पर केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, और चलिए आज उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं, शुरू करते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना अवतल की अपेक्षा बड़ा आसान है। इसमें मात्र 2 स्थितियों में ये पूरा निपट जाता है। हेडिंग डाल दीजिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हैं। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण लेते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश लगा हो ताकि इसका उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल के रूप में काम करे। इसके दबे हुए तल पर पॉलिश लगा देते हैं। अब इसका ये उभरा हुआ पृष्ठ काम के लायक बचा है, और इससे प्रकाशिक घटनाएं होंगी। ये इसका मुख्य अक्ष बना दीजिए, ध्रुव P, और इसका वक्रता केंद्र C, बीच में इसका फोकस होगा। और जब वस्तु अनंत पर है, बहुत दूरी पर है, उस स्थिति में क्या होगा? अनंत से प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं। ले आइए समांतर किरण, ये इस किरण का परावर्तन होगा, ऐसे भाग जाएगा, इसका परावर्तन होगा, ऐसे भाग जाएगा। ये दोनों किरणें एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं। तब हम क्या करते? अरे सॉरी जी, क्या आप लोग भी ध्यान नहीं देते हो? कैसे पढ़ रहे हो? ये देखो, ये इसका गोला जो है इस तरफ इमेजिन होगा। अगर आप सोचें तो ये इसका गोला इस तरफ आएगा, तो वक्रता केंद्र इधर मिलेगा, और वक्रता केंद्र ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच में मुख्य फोकस या फोकस होता है। ये प्राप्त होगा आपको, इधर नहीं होता है इसका। ठीक है। अच्छा, इन 2 किरणें जो भाग रही हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा दूर हट रही हैं, इनको हम लोग जो है कान पकड़ के इनको मिलाने का प्रयास करते हैं। तब ये लोग कहाँ मिलेंगी? फोकस पर। प्रतिबिंब आपको इस जगह पर प्राप्त होगा। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होता है। अच्छा, ये देखिए, ये दोनों किरणें मिल नहीं रही थी, अलग अलग भाग के जा रही थी। बस इन किरणों को हमने, इन किरणों का आभास किया है, कल्पना किया है, तो ये जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। प्रतिबिंब के बारे में 4 बातें। प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ है? इसके फोकस पर। दूसरी बात, कैसा है प्रतिबिंब? हम लोगों ने इमेजिन की है ना, कल्पना की है, तो ये प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है। ठीक। और वस्तु से बड़ा या छोटा? तो वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। अनंत पर स्थित वस्तु बहुत बड़ा होता है, तो उसकी अपेक्षा यह बहुत छोटा है। और ये उल्टा प्रतिबिंब है या सीधा प्रतिबिंब है? तो देखो, ये मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो ये प्रतिबिंब सीधा होगा।
और एक बात कल बताए ही थे कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। अच्छा, ये पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत को कहते हैं इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक। दूसरी स्थिति, जब वस्तु कहीं भी हो, इस दर्पण के सामने वस्तु कहीं पर भी रखा होगा। जब वस्तु दर्पण के सामने हो, एक उत्तल दर्पण ले लेते हैं इस प्रकार से, इसके दबे हुए तल पर पॉलिश लगा दिए, ये बन गया आपका उत्तल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ध्रुव P, इसका वक्रता केंद्र, इस गोले की कल्पना करेंगे तो इसका केंद्र हमें यहाँ कहीं मिलेगा, ये इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच का बिंदु फोकस कहलाता है। ठीक। इसके सामने एक वस्तु कहीं पर भी रख दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए वस्तु रखा हुआ है, वस्तु का नाम है AB, बढ़िया आराम से रखा हुआ है। अच्छा, इसका अगर प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है तो कम से कम 2 किरण हमको लेकर के चलना होगा। एक किरण समांतर ले चलते हैं। समांतर चलने वाली प्रकाश का किरण का क्या होता है, वो मुख्य फोकस से गुजरती है। इस जगह पर मुख्य फोकस को मिला दीजिए, ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक जी। समांतर चलने वाली प्रकाश का किरण ये फोकस से गुजरती है, फोकस से ये गुजर गया, ये ऊपर की ओर, और पीछे हम लोग इसका कान पकड़ के मिलाए हैं तो ये फोकस पर मिल रहा है। ये काम करना होगा। और एक और किरण ले चलना है, दूसरे किरण को आप इसके वक्रता केंद्र से गुजार दीजिए। ये किरण आया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसके वक्रता केंद्र से गुजार दीजिए दूसरा किरण। यहाँ पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही हैं इस जगह पर। ये देखिए फोकस से थोड़ा सा आगे, ये इसके ध्रुव P और फोकस के बीच में, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब एक ठो प्राप्त हो जाएगा। ये डैश B डैश नाम दे दीजिए। इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश ये दर्पण के पीछे इसके फोकस और ध्रुव के बीच में प्राप्त हुआ है। ये प्रतिबिंब के बारे में 4 बातें लिख दीजिए। ये मात्र 2 स्थितियां होती हैं उत्तल दर्पण में। एक तो जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा इस दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा हो, चाहे जिस जगह पर होगा उसका प्रतिबिंब इसी किरण आरेख के अनुसार ही बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है ये वास्तविक है कि आभासी, तो किरणें एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, हम लोगों ने कल्पना किया है, तो ये प्रतिबिंब जो है आभासी है। वस्तु से बड़ा है या छोटा, देख लीजिए, ये वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा, कौन बड़ा है, वस्तु या प्रतिबिंब? वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है। ठीक। सीधा है या उल्टा, तो ये सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, मुख्य अक्ष के ऊपर है। कहाँ पर प्राप्त हुआ है? F और P के बीच। F क्या है? फोकस, P क्या है? ध्रुव। इसके बीच में ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। ये मात्र 2 स्थितियों में इस प्रकार से होता है। उत्तल दर्पण का क्या उपयोग होता है? ये प्रकाश किरण को फैलाने के काम में आता है और दूर स्थित वस्तु का यह प्रतिबिंब बना देता है। तो वाहनों में, बाइक हो, कार हो, इन सब वाहनों में जो दर्पण लगाया जाता है वो दर्पण उत्तल प्रकृति का होता है, उभरा हुआ थोड़ा सा होता है, ताकि बहुत दूर स्थित जो अनंत पर स्थित वस्तु है उसका हमको जो है इसके फोकस पर एक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए, दूर की वस्तु का। और इसका उपयोग होता है स्ट्रीट लाइट में, जो रोड पर जो लाइटें लगाई जाती हैं, ताकि लाइट जो है दूर तक कवर कर सके, दूर तक क्षेत्र को प्रकाशित कर सके, इसके लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब हम लोगों को सीखना है, ये देख लीजिए आप। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है नोट कर लिए। चलिए अगला टॉपिक आता है गोलीय दर्पण हेतु चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण से अगर आपको कोई दूरी नापनी है, वस्तु की दूरी नापनी है, या उससे प्रतिबिंब कितनी दूर बना है, प्रतिबिंब की दूरी मापनी है, उसकी फोकस दूरी को मापनी है, तो उसके लिए चिन्ह परिपाटी का नियम होता है, वो आप सब सीख लीजिए। दूरियों हेतु चिन्ह परिपाटी का नियम, दर्पण से दूरी हेतु चिन्ह परिपाटी का नियम, ये अगला हेडिंग डाल दीजिए।
चलो साफ हो जाओ भाई फटाफट। ध्यान से पढ़ते रहिए, बाकी और कुछ विशेष बात है नहीं, और आनंद के साथ पढ़िए। बिल्कुल भी आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आनंद के साथ आप बस वीडियोज़ को देख लिया करिए, ध्यान से उतने समय तक सुन लिया करिए, और बाद में फिर इसका प्रैक्टिस कर लिया करिए। वीडियो अगर जो है आप कुछ भूल गए हैं तो वीडियो को रोकते हुए बीच बीच में और एक एक बात को आप सीखते हुए चलिए। हेडिंग डाल दीजिए, दर्पण से नापी जाने वाली दूरियों है तो चिन्ह पर पाटी। दर्पण से नापी जाने वाली, राइटिंग बड़ा सुंदर है, बात सुनिए। दूरियां, चलिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई दर्पण रखा हुआ है। कौन सा दर्पण? ये इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश लगा दिए। कौन सा दर्पण बन गया जी? उत्तल दर्पण बन गया। क्या बन गया? उत्तल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण। उभरे हुए तल पर पॉलिश लगा है तो दबा हुआ तल काम कर रहा है। ऐसे तुम लोग सीखोगे हैं। चलिए एक और बना लेते हैं। इसके दबे हुए तल पर पॉलिश लगा देते हैं। ये कौन सा दर्पण है? हाँ, अब ये उत्तल दर्पण है। दबे हुए तल पर पॉलिश लगा है तो ये उत्तल दर्पण है। सुनिए, दर्पण के आगे कोई भी बिंदु जो इसका परावर्तक तल है, किरण उसी तरफ से आएगा। जिस तरफ पॉलिश लगा है उस तरफ से किरण नहीं आ सकता। जिस तरफ से पॉलिश लगा है उस तरफ से किरण आकर के क्या करेगा? इस जगह पर उसका परावर्तन नहीं हो पाएगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। तो जो परावर्तक तल है, जो इसका चमकदार पृष्ठ है, जिस ओर पॉलिश नहीं लगा है, किरण हमेशा आपको उसी ओर से लाना है। तो वस्तु हमेशा उसी ओर होता है, परावर्तक तल की ओर होता है। इसका परावर्तक तल ये है, उभरा वाला सामने की ओर, तो वस्तु यहीं आगे रखा जाएगा। इसमें भी वस्तु इधर इसके सामने, इसके आगे इस तरह से रखा होगा। दर्पण के सामने, परावर्तक तल के सामने वस्तु रखा होता है। ठीक, इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में 6 स्थितियां हैं, अलग अलग जगह पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब के लिए भी आप समझ जाएंगे। तो जो दूरी मापी जाती है, इसके दर्पण के ध्रुव से सारी दूरियां मापी जाती हैं। सारी दूरियां कहाँ से? समस्त दूरियां, प्रतिबिंब का हो या वस्तु का हो, ये समस्त दूरी ध्रुव P से मापते हैं, ध्रुव P से। दूसरी बात, दर्पण के सम्मुख या जिस ओर से किरण आ रहा है, इस ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इधर की सारी दूरी निगेटिव, और इसके पीछे जो इतनी भी दूरी रहेगी, अगर प्रतिबिंब आपका पीछे बन रहा है और उसकी जो है दूरी कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से। ध्रुव से कितना दूर प्रतिबिंब बन रहा है, तो उस दूरी को हम लोग प्लस का समझते हैं, और इसके सामने जो वस्तु रखा हुआ है उसकी दूरी को माइनस में। ठीक, इसके लिए भी वही नियम, इसके सामने प्लस और पीछे की ओर की दूरियां माइनस में। अगर प्रतिबिंब पीछे बन रहा है तो उसकी दूरी को माइनस में लिखा जाएगा। ठीक, प्रतिबिंब अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, इस तरीके से समझ लीजिए, इधर की समस्त दूरियां प्लस में, पीछे की समस्त दूरियां माइनस में। समझ लीजिए कि ये आपका दर्पण रखा हुआ है इधर बीच में, ऊपर की ओर समस्त दूरियां प्लस में, नीचे की ओर माइनस में। अगर आपका प्रतिबिंब यहाँ ऊपर बन रहा है, ठीक, तो ये प्लस का माना जाएगा। प्रतिबिंब अगर आपका इधर नीचे प्राप्त हो रहा है तो ये माइनस का माना जाएगा। ये आगे आप जब इससे संबंधित न्यूमेरिकल को हल करेंगे उस जगह पर, हालांकि इसे लिखने में तो नहीं यूज किया जाता है कि जो है 15 सेंटीमीटर दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, तो लिखने में नहीं इसका यूज होता है, बस इसका यूज होता है न्यूमेरिकल को हल करने में। ठीक है, अभी इस पर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। दर्पण के सम्मुख की सभी दूरियां, अगर सम्मुख में क्या होता है? वस्तु होता है। कभी कभी प्रतिबिंब भी आगे प्राप्त होता है, तो प्रतिबिंब भी अगर दर्पण के सामने ही बन रहा है तो उसकी दूरी को भी माइनस में ही आप समझेंगे। ठीक, अच्छा सुनिए, फोकस दूरी की बात। इसका मुख्य फोकस, इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं होगा, फोकस भी इन दोनों के मध्य होगा। इसका वक्रता केंद्र यहाँ है, फोकस इसका यहाँ है। देखिए, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पहले वीडियो में आपने जाना था। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, अंग्रेजी में फोकल डिस्टेंस।
और इसको स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो है अवतल में फोकस दूरी इसके सामने मिलता है, इस दर्पण के सामने, तो इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक, उत्तल में इसका फोकस दूरी कहाँ है, दर्पण के पीछे मिल रहा है। देखिए इधर वक्रता केंद्र, तो फोकस भी इसी ओर, और ये जो है दर्पण के पीछे मिल रहा है। और इधर की समस्त दूरियां कैसी होती हैं जी, पीछे की ओर की समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं। अच्छा, ये इसका प्लस चिन्ह बना था, आगे इधर माइनस की दूरी रहेगी, इधर प्लस की दूरी, पीछे की ओर की दूरी धनात्मक। और वस्तु की दूरी को एक बात और जान लो, वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, स्मॉल u से, वस्तु की दूरी को स्मॉल u से लिखते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल b से, प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से। ये आगे न्यूमेरिकल इससे बहुत बढ़िया बनता है कि अगर वस्तु किसी दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो बताइए उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, या वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दोनों ज्ञात है तो पूछेगा कि फोकस दूरी कितना होगा। तो इन सब के लिए सूत्र है और उसको कैसे यूज करना है इस बात को हम आपको बताएंगे। और ये जितनी भी बात है कि दर्पण के सामने की, अगर सामने कोई प्रतिबिंब बन रहा है, सामने वस्तु हमेशा सामने होता है, तो u का मान हमेशा निगेटिव में ही रखा जाता है। अच्छा, प्रतिबिंब की दूरी जो v है वो कभी यहाँ सामने बन रहा है, कभी दर्पण के पीछे बन रहा है, तो पीछे अगर बन रहा है तो प्लस में, और दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो माइनस में। ठीक, फोकस दूरी अवतल का ऋणात्मक होता है और उत्तल का धनात्मक होता है। उत्तल का धनात्मक क्यों होता है, क्योंकि इसका वक्रता केंद्र और फोकस दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। ठीक, चलिए अब आज एक चीज जो है और कर लेते हैं। आपने जाना था कि जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। CP क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और इसको जो है कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। R से क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि त्रिज्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। ठीक, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका वक्रता त्रिज्या भी देखिए इधर अवतल वाले का माइनस में रहेगा, क्योंकि ये है वक्रता त्रिज्या C से लेकर के P की दूरी, और ये दर्पण के सामने है। इसका वक्रता त्रिज्या पीछे की ओर है तो इसका वक्रता त्रिज्या प्लस का होगा। ठीक, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है, उस संबंध को चलिए ज्ञात करते हैं। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। ये देखिए फोकस चूंकि बीचों बीच में मिलता है ना, C से P की दूरी वक्रता त्रिज्या है, F से P की दूरी फोकस दूरी है। CP के बीचों बीच में अगर F स्थित है तो ये जो पूरी दूरी है ये इतनी दूरी का, आधी दूरी का दोगुना तो होगा। तो वही हम लोगों को सिद्ध करना है उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण दोनों के लिए। इसके जो है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है।